हेलो एवरीवन, वेलकम टू महिंद्राज। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आज का जो सेशन है, हमारा जो डिस्कशन है वो है स्पीड टेस्ट 28 ए। तो 28 के कुछ क्वेश्चंस तो बहुत अच्छे थे और सारे क्वेश्चन 1 से लेकर 25 तक सारे क्वेश्चन का डिस्कशन करने जा रहे हैं। पहला सवाल मैं आपके सामने दे रहा हूँ और देखो हर एक क्वेश्चन के लिए कम से कम समय में उसको कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये पहला सवाल आपके सामने है और आपको पता होगा कि आपके एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, प्रीलिम्स एग्जाम में खासतौर से पीओ के प्रीलिम्स में भी और क्लरिकल प्रीलिम्स में भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये लेटर वाले हैं, ऐसे नंबर्स वाले भी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इफ इन ईच वर्ड यू हैव टू ऐड वन इन द वॉवेल सब्सट्रैक्ट टू फ्रॉम द कॉन्सोनेंट। यानी कॉन्सोनेंट से 2 पीछे जाना है, वॉवेल से 1 आगे जाना है। तो पी क्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, ए बी में कन्वर्ट हो जाएगा, ए बी में कन्वर्ट हो जाएगा, आई जे में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे कोई वॉवेल नहीं है इसमें तो है ई एफ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं, जितने भी आपके वॉवेल्स हैं, है ना, एड वन इन द वॉवेल एंड सब्सट्रैक्ट टू फ्रॉम द कॉन्सोनेंट। तो पी से दो पीछे जाएंगे, पी 16 होता है, 2 पीछे करोगे 14 बनेगा, एन हो जाएगा। टी से 2 पीछे करोगे तो आर आ जाएगा, आर से 2 पीछे करोगे तो चूंकि 18 होता है 16 आएगा, यानी पी यहाँ पे होगा। जी 7 होता है, 2 पीछे करोगे तो 5 यानी ई बनेगा। एफ से 2 पीछे कर दो, एफ 6 होता है, 2 कम करोगे तो 4 आएगा यानी डी हो जाएगा। टी से फिर से वही आर बन जाएगा आपका। फिर यहाँ पे डी से 2 पीछे करोगे तो बी बनेगा और जी से 2 पीछे करोगे तो ई बनेगा, है ना। फिर यहाँ पे टी से 2 पीछे आर और सी से 2 पीछे ए बन जाएगा। ये लिखने के बाद इनका क्या कहना है, फ्रॉम द कॉन्सोनेंट देन हाउ मेनी वर्ड्स दस फॉर्म विल विल देयर बी नो वॉवेल। यानी कितने ऐसे होंगे जिनमें कोई वॉवेल नहीं होगा। तो पहले वाले में कोई वॉवेल नहीं दिख रहा है, एक ये हो गया। इसमें भी कोई वॉवेल ऐसे में नहीं दिख रहा है, 2 हो गया। इसमें वॉवेल है, इसमें वॉवेल है, इसमें भी वॉवेल है। ऐसा इसका मतलब क्या होना चाहिए, सेकंड विकल्प हमारा आंसर के रूप में होना चाहिए। करेक्ट। अगले सवाल पे आते हैं। देखो, आप कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं इसमें जिसमें ज्यादा ताकत नहीं लगाने की जरूरत है, यानी समय कम बचा सकते हैं, आप कम कर सकते हैं। इफ ऑल द लेटर्स ऑफ ईच वर्ड्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर देन हाउ मेनी वर्ड्स विल बिकम मीनिंगफुल। तो सीधे असेंडिंग ऑर्डर में सभी शब्दों को, यानी क्या कह रहे हैं, ऑल लेटर्स यानी शब्द के अंदर ही सबको। तो इफ ऑल द लेटर्स ऑफ ईच वर्ड आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर देन हाउ मेनी वर्ड्स विल बिकम मीनिंगफुल। तो कितने ऐसे मीनिंगफुल होंगे। अब यहाँ पे देखो, टी से असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो ये क्या बनेगा, ओ पी टी, यही तो बनेगा ओ पी टी। फिर यहां पे क्या बनेगा, ये ए जी आर। यहां पे क्या बनेगा, ए एफ टी। यहां पे क्या बनेगा, डी आई डी जी आई। यानी यहां पे क्या बनेगा, सीई टी। कौन सा मीनिंगफुल बन रहा है, ओपीटी। ठीक है, ऑप्ट। करेक्ट। तो एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, यानी यहां आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन 5 आपका इसका करेक्ट आंसर के रूप में होगा। अगले पे आ जाओ, क्या कह रहे हैं इसमें, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन द थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज सेकेंड फ्रॉम लेफ्ट। बाएं से दूसरा ये हुआ, इसका थर्ड लेटर कौन सा है, जी। तो जी और किसके बीच में, एंड द सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज थर्ड फ्रॉम राइट। दाएं से तीसरे का सेकेंड लेटर यानी ए। तो जी और ए के मध्य में कितने होते हैं, जी और ए के मध्य में, अब ए और जी के मध्य में 5 अक्षर आते हैं, क्योंकि ये पहला हुआ ये 7वां हुआ, 5 अक्षर बीच में आएंगे। यानी हमारा सही उत्तर क्या होना चाहिए, ऑप्शन 5 यहाँ पे भी उत्तर के रूप में होना चाहिए। चलो अगले सवाल पे चल लेते हैं। अगला सवाल आपका ये रहा आपके सामने, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड। ये आपके लिए लिखा हुआ है, कितने पेयर लेटर्स के जो लेटर्स के कितने ऐसे पेयर बनेंगे जिनके बीच में उतने ही शब्द हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में। तो हमें नंबर लिखने में ज्यादा सहूलियत होती है। डी का 4 लिख लो, ई का 5 लिख लो, ए का 1 यहाँ पे 4 लिख लो, एल का 12 हो गया, ओ का 15 हो गया, सी का 3 और के का 11। अब हम यहाँ से चलेंगे 4 से 5, एक तो ये पेयर आपको मिल गया। नंबर गिनना है बस आपको, 4 5, यहाँ देखो 6 7 8 9 10 11, 11 भी मिल गया, यानी 4 से 11 दूसरा मिल गया। तो ऐसे आगे बढ़ गए। फिर देखो 5 से, अब 4 से 5 पे गया था, 5 से आगे अब नहीं देखने की जरूरत है। और दूसरी बात कि जब आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड कुछ लिख के नहीं दे रखा है तो दोनों काउंट करना, ये भी तो बात समझ लो। फिर 1 से चलो, 1 2 3 4 5 6, कोई मैच नहीं कर रहा इधर, 1 2 3 नहीं मिलेगा। 4 से 5 6 7 8, इधर देखो 5 6 7 नहीं मिल रहा है। फिर यहाँ देखो 12 13 14 15 नहीं, इधर से इधर भी नंबर छोटे ही हैं, 12 से तो कोई गिनने का मतलब नहीं है। 15 से इधर आगे छोटे नंबर, इधर भी छोटे नंबर, कोई मतलब नहीं है। 3 यहाँ लिखा हुआ है तो इधर 4 मिलेगा नहीं, इधर चलते हैं 4 5 6 7 8 9, नहीं मिल रहा है। 11 से देखो 12 13 14 15 16 17 18, कितने मिलने हैं, 2 ही मिलने हैं आपको। कितने मिलने हैं, 2।
ई के भी मिल रहा होगा एक, ई के 5 से देखो, हाँ फिर 5 से भी तो मिलेगा, 4 से मिल गया, 5 से भी इसका बनेगा ना। हाँ ठीक है, तो कितने मिले, 3 मिले, और 3 किस में दिया हुआ है, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है। हमारा राइट आंसर क्या बनना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 बनना चाहिए। करेक्ट। देखो कैसे, यहाँ 5 से भी देखो, 5 6 7 8 9 10 11, 5 से 11 भी एक मिल गया। चलो भाई अगले सवाल पे आ गए। ये क्वेश्चन है आपका, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। 7 लोग हैं आप लोग, जो लोग ऐसे कर रहे होगे, जो इसके पहले एसटी नहीं दिए हैं और अभी सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो आप वीडियो को पॉज करिए और फिर हल करिए इसको, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं इसको पढ़ के बता दे रहा हूँ। 7 लोग हैं, ये लोग एक लाइन में बैठे हुए हैं, नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। लेस देन 2% सिट राइट ऑफ जे, जे के दाएं 2 से कम लोग बैठे हुए हैं। आप देखो इसको बनाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि 2 पॉसिबिलिटी ले लो, बढ़िया लाइन लिखी हुई पहले वाला, लेस देन 2% सिट्स टू द राइट ऑफ जे। जे के दाएं 2 से कम यानी 1 होगा या फिर 0 होगा, तो जे के दाएं एक बार एक व्यक्ति ले लो और एक बार जे को बिल्कुल दाईं तरफ मान लो। और इस वाली स्थिति में 1 2 3 4 5 6 और ये 7 की कंडीशन बन गई पूरी। यहाँ पे 2 3 4 5 6 और ये 7 ये बना लिया। एक बार जे को हमने यहाँ रखा, एक बार जे को यहाँ रख दिया। आगे पढ़ते चले जाओ, फटाफट बनता चला जाएगा। एज मेनी पर्सन टू द राइट ऑफ जे, जे के दाएं, एज लेफ्ट ऑफ आई, जितने जे के दाएं हैं उतने आई के बाएं हैं। पहले केस में जे के दाएं 1 है तो आई के बाएं 1 बनेगा। यहाँ जे के दाएं कोई नहीं है तो आई के बाएं कोई नहीं, इसका मतलब आई यहाँ पे बनेगा। फिर देखो कह रहे के सेकंड लेफ्ट ऑफ जी, के किसके बाएं दूसरे स्थान पे, जी के बाएं। जी अभी बना ही नहीं है, क्या फायदा। नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन जे एंड जी इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन एच एंड एफ। जे और जी के बीच में जितने लोग हैं ना, अब जे को 2 लाइन देखो, के इज सेकंड लेफ्ट ऑफ जी, जी को यहां बना दो मान लो, है ना। तो जैसा इनके हिसाब से के इसके बाएं सेकंड फर्स्ट सेकंड, यहाँ पे के बनना संभव नहीं है, जी के बाएं। और अगर आप जी को, चूंकि जिस तरीके से कहा इन्होंने कि द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन जे एंड जी इज 1 मोर, जे और जी के बीच में जितने लोग हैं वो एक ज्यादा है, यानी जे और जी के बीच में कम से कम एक व्यक्ति का तो होना जरूरी है कंपलसरी। जी को यहाँ लगा नहीं सकते, जी को इस जगह पे यहाँ पे लगाओगे, ठीक है। और जी यहाँ लगाए तो उसके लेफ्ट में सेकंड पोजीशन पे कौन आएगा, क्या आएगा, केस नंबर 1 की बात करना है, ठीक है। अब इसी चीज को अगर हम यहाँ पे देखें, जे और जी के बीच में उतने ही लोग हैं, 1 मोर देन एच एंड एफ, यानी एच, अब जे और जी के बीच में यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 1 2 आ रहे हैं, तो एच और एफ के बीच में एक व्यक्ति होगा, यानी यहाँ पे एच ऑब्लिक एफ लिख दोगे, यहाँ पे एफ ऑब्लिक एच लिख दोगे, एक केस ये बनता है। फिर देखो ई इज नॉट द नेबर ऑफ जी, अब ई ही बचता है, ई जी के पड़ोस में, ऐसे में आ जाएगा, ई यही रखना पड़ेगा, मजबूरी है। केस नंबर 1 आपका खारिज हो गया, खत्म ही हो गया। फिर अब देखो इसको फिर से उठा लेते हैं, नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन जे एंड जी इज 1 मोर देन, जे और जी के बीच में एक ज्यादा है। अब जे और जी के बीच में हम कितना ले लें, मान लो जी को हम यहाँ रखते हैं, है ना, जी को यहाँ पे रख दिया, तो जी और के इज सेकंड लेफ्ट ऑफ जी, जी के लेफ्ट में सेकंड पोजीशन, फर्स्ट सेकंड, यहाँ पे के को रखने के लिए भी संभावना आपके पास है। मान लो जी को हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में लेके चल रहे हैं। तो द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन जे एंड जी इज 1 मोर देन बिटवीन एच एंड एफ। अब देखो जे और जी के बीच में यदि एक रख रहे हो तो ये इनके बीच में एक व्यक्ति है, यानी एक ज्यादा है किससे, एच और एफ से, यानी एच और एफ के बीच में कोई व्यक्ति नहीं होगा। ऐसे में एच और एफ को एक साथ रखने के लिए कोई जगह ही नहीं मिलेगी आपको। इससे ये समझ में आ गया कि यहाँ पे जी नहीं लगा पाओगे, यहाँ के नहीं लगा पाओगे। फिर जी के बीच में, जी और जे के बीच में 2 का गैप कर लेते हैं, जी को हमने यहाँ पे रख दिया, फिर इसके लेफ्ट में के सेकंड पोजीशन पे, के को हमें यहाँ रखना पड़ेगा। अब फिर हम एच और एफ का देखेंगे, देखो जी और जे के बीच में 2 है, तो ये एक ज्यादा है किससे, एच और एफ से, यानी एच और एफ के बीच में एक व्यक्ति होगा। तो अब एक के गैप पे कहाँ जगह मिल रही है, आप बोलोगे यहाँ पे एच ऑब्लिक एफ कर लीजिए और एफ ऑब्लिक एच कर लीजिए। अब बचा कौन, जी बचता है, जी को यहाँ पे सॉरी ई बचता है, ई को आप यहाँ पे लगा दोगे और फिर एक बार लाइन को पढ़ लेते हैं, खत्म कहानी, ठीक है। ई हम यहाँ पे लगा देंगे। अब पढ़ते हैं जरा क्या लाइन करें, ई इज नॉट द नेबर ऑफ जी एंड एफ, ई किसका पड़ोसी नहीं है, जी 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 और एफ का पड़ोसी नहीं है। तो आपने कहा इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से एफ हटाओ, यहाँ पे एफ नहीं रख पाओगे क्योंकि ई एफ का पड़ोसी है नहीं, फिर इसका मतलब एफ को आपको यहीं पे रखना पड़ेगा, बन गया सेटिंग, है ना। यानी यहाँ पे कौन आना चाहिए, एफ आना चाहिए, इस जगह पे एच आना चाहिए, ये आपका सेटिंग हो जाएगा। और इसी पे संबंधित आपके कुछ क्वेश्चन, आई के एफ जी एच ई जे, है ना, ये बनेगा सीक्वेंस आपका। इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे पहला सवाल कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एच, एच के दाएं दूसरे स्थान पे इनमें से कौन है, तो कौन जे आ रहा है, हमारा आंसर क्या बनेगा, 5वां विकल्प बनेगा। फिर हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, आई और जे 2 हैं, आई और जे, तो
सेकेंड विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला बताओ, हु अमंग द फॉलोइंग इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन जी एंड के, जी और के बिल्कुल मध्य में कौन बैठ रहा है? तो जी और के, जी यहाँ पे है, के यहाँ पे, इनके बिल्कुल मध्य में एफ देखने में आ रहा है आपको बैठते हुए, यानी यहाँ पे हमारा आंसर क्या होना चाहिए? एफ होना चाहिए पहला विकल्प। फिर 9 पे हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के बाएं दूसरे स्थान पे इनमें से कौन है? सेकंड लेफ्ट ऑफ के, तो के बाएं दूसरे स्थान पे, के यहाँ है, इसके बाएं दूसरे स्थान पे कोई आएगा ही नहीं, क्योंकि कोई है ही नहीं, नो वन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन 1, नो वन। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर लाइक इन सर्टेन वे और हेंस फॉर्म अ ग्रुप। इसका आंसर खुद ही निकाल ले जाओगे, अब कोई जरूरत है क्या? सारे क्वेश्चन के आंसर हो गए। चलो अगले सवाल पे आते हैं, ये रहा। हाँ, अब 8 person S R A P Q G T and N belongs to family which consists of 3 generation, 2 married couples, 2 विवाहित जोड़े हैं, Q sister of only son of A, P is daughter-in-law of S, R is mother of A, S is grandfather of T, who is daughter of P, N is maternal uncle of G। जो लोग अभी देख रहे हो, ठीक है, मान लो उसके पहले क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया तो पॉज करके सॉल्व कर सकते हो, बाकी मैं एक्सप्लेनेशन देने इस वाले क्वेश्चन का जा रहा हूं आपके सामने। चलो भाई, तो 8 पर्सन है, 8 व्यक्ति हैं परिवार में, कितने जनरेशन है? 3 पीढ़ियां हैं, 2 विवाहित जोड़े केवल रखने हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। क्यू इज सिस्टर ऑफ ओनली सन ऑफ ए, ए के इकलौते बेटे की बहन कौन है? क्यू है, ठीक, क्यू हो गई महिला। तो क्या कह रहे हैं? क्यू इज सिस्टर ऑफ ओनली सन ऑफ ए, फिर आगे कह रहे हैं पी इज डॉटर इन लॉ ऑफ एस। चलो, पी किसकी डॉटर इन लॉ है भैया? पी डॉटर इन लॉ है किसकी? एस की, यानी एस के बेटे से विवाह हुआ है किसका? पी का, ऐसे ही तो है। आगे चल लो, फिर आगे क्या कह रहे हैं देखो, आर इज मदर ऑफ ए, आर किसकी मदर है बच्चा? ए की मदर है, तो आर को यहां पे रख दो, फीमेल बना दो, ठीक है। अब ये विवाहित जोड़ा हो जाएगा इनका, चांस यही है। एस इज ग्रैंडफादर ऑफ टी, एस किसके ग्रैंडफादर है? अब आर का फीमेल है और ग्रैंडफादर की बात कर रहा है, इसका मतलब ग्रैंडफादर ये 3 ही पीढ़ी है, एक पीढ़ी है, दूसरी है, तीसरी है, और जो कह रहे हैं एस इज ग्रैंडफादर, इसका मतलब टी इस पीढ़ी में आएगा, टी यहाँ कहीं आएगा, और एस ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर दिख रही है यार, यहाँ पे एस को रख देंगे मेल के रूप में, ठीक है। आगे चलो, टी इज द डॉटर ऑफ पी, टी किसकी डॉटर है? पी की। इसका मतलब ये हुआ कि टी किसकी डॉटर है? पी की डॉटर है। तो यहाँ पे ए का विवाह किससे हुआ हो? पी से, बिल्कुल। और देखो एस यहाँ बन भी गया, एस के बेटे, यानी एस का बेटा कौन हो जाएगा? यहाँ पे ए हो जाएगा, और पी का विवाह उससे हुआ होगा, टी उसकी डॉटर हो जाएगी यहाँ पे देखो फीमेल के रूप में, और इनका एक बेटा है, यहाँ पे उनके बेटे का जिक्र करना है। 2 मैरिड कपल आपके पूरे ही हो गए। एन इज मैटरनल अंकल ऑफ जी, जी के मैटरनल अंकल एन है, तो जी पक्की बात अब यहाँ रखोगे, और एन उनके मैटरनल अंकल है, यहाँ पे एन को रख दोगे। अब क्यों यहीं पे रखा? क्योंकि देखो यहाँ पे एक लाइन ओनली सन वाला बोला गया था, क्यू इज सिस्टर ऑफ ओनली सन ऑफ ए, ए के इकलौते बेटे जी, है ना, क्यू उसकी बहन है, ठीक। और एन इज मैटरनल अंकल ऑफ जी, एन जी की मैटरनल अंकल है, यानी जी को यहां रख दोगे, और जी के माँ की बहन एन हो जाएगी, इस तरीके से बनेगा, यानी ये आपका सीक्वेंस बनेगा। और ये अगर आपका फैमिली चार्ट बनेगा तो पहला हाउस आर रिलेटेड टू जी, आर जी से किस प्रकार संबंध? आर यहाँ पे, जी यहाँ पे, ग्रैंड मदर हो जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ग्रैंड मदर, नन ऑफ दीज, यानी फिफ्थ ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर बनेगा। करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे आओ, हाउस ए रिलेटेड टू जी, ए जी से किस प्रकार संबंधित है? तो आपको दिख रहा है ए इज फादर ऑफ जी, है ना, यानी यहाँ पे क्या बनना चाहिए? थर्ड विकल्प हमारा सही उत्तर के रूप में होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? चलो अगले सवाल पे आते हैं। हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 1 2 3 पुरुष सदस्य हैं, यानी हमारा आंसर ऐसे में क्या बनना चाहिए? ऑप्शन 2 बनना चाहिए करेक्ट आंसर के रूप में। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाए। हाँ जी, 1 मिनट चेक करने दो। हाँ, हाउस आर रिलेटेड टू जी, ठीक है, आर जी से किस प्रकार संबंधित है? हाँ, ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर दिया नहीं है, नन ऑफ दीज फिफ्थ ऑप्शन हो गया। इसमें देखो हाउस ए रिलेटेड टू जी, ए जी से किस प्रकार संबंधित है? वो भी सही है। तीसरा, हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, मेल मेंबर्स कितने परिवार में हैं? पुरुष सदस्यों की संख्या गिनने में कहीं गलती होगी क्या? टी सॉरी जी ए एस, पुरुष सदस्य, मेल मेंबर्स 3 होगा, सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर बनना चाहिए, ठीक है। एन के बारे में क्या था? एन मैटरनल आंट है, अरे मैटरनल अंकल है यार, एन एन पुरुष हो जाएगा,
एन इज मैटरनल अंकल ऑफ जी। एन क्या बोला गया है, जी का मैटरनल अंकल है, यानी 4 हो जाएगा यहाँ पे आंसर, ये 3 की जगह पे 4 बनेगा। करेक्ट, 4 पुरुष सदस्य होंगे। चलो खैर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अमंग 6 फ्रेंड्स अमन, बबीता, कुणाल, धीरज, अंशु एंड फातिमा each got different marks in the examination. Dheeraj scored more than Babita but less than Anshu. Babita scored 65 marks. Dheeraj scored less mark than only Anshu. Fatima scored more than Aman but less than Dheeraj. Kunal scored 55 marks. Fatima scored more than Kunal. But the one who scored the minimum marks scored 50 marks and the one who scored the highest marks scored 75 marks. फिर से बढ़िया सवाल है। अब इस क्वेश्चन को भी मैं आपसे यही बोलूंगा, आपको क्या करना चाहिए, पॉज कर लेना चाहिए, अटेम्प्ट करिए। अगर आपने नहीं किया है, आपने अस्थि में अगर कर दिया है, तो अब यहाँ पे आपको केवल सोल्यूशन देखना है। चलो उसको देख लेते हैं। क्या कह रहे, 6 फ्रेंड्स हैं, अमन, बबीता, कुणाल, धीरज, अंशु एंड फातिमा। सबके अलग अलग नंबर आ रहे हैं। धीरज स्कोर मोर देन ए बी के डी ए, ठीक है, हाँ, धीरज स्कोर मोर देन बबीता। धीरज किससे ज्यादा स्कोर कर रहे हैं, बबीता से ज्यादा, ठीक है। फिर बट लेस देन अंशु, लेकिन अंशु से कम कर रहे हैं, ओके। फिर आगे देखो, बबीता स्कोर 65 मार्क्स, 65 है बबीता का नंबर। धीरज स्कोर लेस मार्क्स देन ओनली अंशु, यानी धीरज जो है अंशु के बाद धीरज ही आएंगे। थोड़ा इसको जगह बना लेते हैं, हाँ, धीरज, इसका मतलब धीरज दूसरे नंबर पे हो, पहला ही होगा दूसरा ही होगा, पक्की बात है। बबीता को आप कहीं यहाँ पे लिखिए। अब बबीता का नंबर कितना है, 65 नंबर है, ठीक है। तो धीरज स्कोर लेस देन ओनली अंशु, यानी बाकी सभी लोग अंशु के बाद ही आएंगे, केवल अंशु से धीरज कम है, यानी अंशु पहला नंबर हो जाएगा, धीरज दूसरा आगे से, ठीक है। और बाकी चूंकि 6 लोग हैं, 2 ये बाकी 4 लोग धीरज के पीछे रहेंगे, ठीक। आगे देखो, कुणाल स्कोर 55 मार्क्स। अब 55 कुणाल का आने का मतलब कुणाल जो है यही यहाँ कहीं होंगे, 55 इनका यहाँ पे आएगा, क्योंकि 65 से तो कम ही बबीता के बाद होंगे। फातिमा स्कोर मोर देन कुणाल, कुणाल ज्यादा फातिमा, तो फातिमा यहाँ पे भी हो सकती है और फातिमा यहाँ पे भी हो सकती है, दोनों हैं फातिमा के लिए, क्योंकि कुणाल से ज्यादा बबीता और कुणाल के बीच में या धीरज और बबीता के बीच में भी हो सकती है। चलो, द वन हु स्कोर मिनिमम मार्क्स स्कोर 50 मार्क्स, ये सबसे कम जिसका उसका 50 है, यानी एक व्यक्ति और है, कुणाल के पीछे भी एक व्यक्ति होगा जिसका 50 नंबर हो, ठीक है। अब वो कौन है वो पता लग जाएगा अभी। एंड द वन हु स्कोर द हाईएस्ट स्कोर 75, जिनके सबसे ज्यादा है वो 75 है इनके। अब फातिमा यहाँ पे होंगे, एक ही व्यक्ति बचता है, और वो कौन है बोलो, अंशु हो गए, अमन बच रहे ना, हाँ, तो यहाँ पे कौन आना चाहिए, अमन आना चाहिए, बोलो ऐसा ही होगा, अमन लास्ट में होंगे, क्योंकि फातिमा का पक्का है यहाँ पे। अब क्वेश्चन पे आते हैं, अमन का 50 नंबर होगा, कुणाल का 55 होगा, फातिमा का नंबर नहीं पता है, यहाँ पे भी हो सकती है फातिमा, बबीता का 65 है, फातिमा धीरज और बबीता के बीच में बचते हैं, अंशु का यहाँ पे धीरज दूसरे नंबर पे। चलो भाई, हु स्कोर्ड द थर्ड हाईएस्ट मार्क, तीसरा सबसे ज्यादा, तो आप बोलेंगे या तो फातिमा होंगी, भाई फातिमा अगर यहाँ हो गई तो बबीता हो जाएंगी तीसरी सबसे ज्यादा स्कोर करने वाली, फातिमा यहाँ होंगी तो फातिमा हो जाएंगी, तो यहाँ फातिमा या बबीता में से कोई हो सकता है, यानी 5वां विकल्प हमारा सही आंसर के रूप में होना चाहिए। बोलो आया समझ। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। इसमें क्या कह रहे हैं, हु स्कोर्ड द थर्ड हाईएस्ट मार्क्स, तीसरा सबसे ज्यादा नंबर स्कोर इसमें से कौन है, तो थर्ड हाईएस्ट देख लेते हैं, पहला दूसरा तीसरा, फिर से वही बात आएगी, फातिमा या बबीता। भाई फातिमा यहाँ हो जाए तो बबीता हो जाएंगी, अगर फातिमा को यहाँ रखते हैं तो फातिमा हो जाएंगी, तो फातिमा या फिर बबीता। हु स्कोर्ड द थर्ड हाईएस्ट मार्क्स, पहले पिछले वाले में क्या है, थर्ड हाईएस्ट ही था, अच्छा चलो भाई ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। बाकी इससे रिलेटेड पिछले वाले से क्वेश्चन एक बार बन गया, क्वेश्चन करने में आंसर क्या लगेगा, आराम से आप क्वेश्चन के आंसर कर दें। चलो इसको देखते हैं। अब ये आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, आराम से इसको भी निपटा ले जाएंगे, और इन प्रश्नों में आप अगर थोड़ा सा सावधानी रखें तो क्वेश्चन के आंसर जल्दी आते हैं। अभी देखते हैं कैसे। चलो भाई, सवाल पहला मैं आपके सामने रख रहा हूँ, व्हाट इज कोड फॉर आर, आर के लिए कोड क्या बनेगा। आपको ये सिर्फ ऑब्जर्व करना है, इनमें आर कहाँ दे रखा है, यहां दे रखा है, और किसी शब्द सेंटेंस में आर, इसमें 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 नहीं है, एक ही जगह है, आर कहीं और नहीं है। इसको हम दो तरीके से देखो, कुछ लोग क्या करेंगे, ब्राउन का कोड, येलो का कोड, कलर का कोड हटा दो, जो बचेगा वो आर का कोड हो जाएगा। हम दूसरा तरीका आपको बता रहे हैं, आप सिर्फ ये देखो ये शब्द क्या है, यूनिक है। यूनिक का मतलब कहीं किसी और सेंटेंस में प्रयोग में नहीं आया, यानी इसका जो भी कोड होगा कहीं और प्रयोग में नहीं होना चाहिए। ऐसा ही नंबर ढूंढ लेंगे, ऐसा ही कोड जो कहीं प्रयोग में, जैसे 4 कहीं और यूज में है, ये इसका आंसर नहीं हो सकता। 5 आप देखो कहीं और यूज में है, हाँ 5 कहीं और यूज है,
जब ये शब्द ही कहीं प्रयोग नहीं हुआ है तो उसका कोड कहीं और कैसे प्रयोग हो सकता है? 5 भी नहीं होगा। 7 की बात करो, 7 भी कहीं और प्रयोग में है, ये भी नहीं हो, एक ही बचता है 9। यानी हमारा आंसर क्या बनना चाहिए इस स्थिति में? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर के रूप में होना चाहिए। बोलो आपको समझ में आया कि नहीं? इससे तेज और क्या करोगे? करेक्ट है, बोलिए। इससे दे वो क्या कह रहा है, व्हाट इज कोड फॉर आर? आर के लिए कोड इसमें से क्या बनेगा? आपने देखा ब्राउन येलो कलर्स, तो इन सब के कोड जो भी हैं वो एलिमिनेट कर देंगे और जो बचेगा वो आपका आर का कोड हो जाएगा। तो आपने सबसे पहले देखा 4 कॉमन था, 5 कॉमन था, 7 कॉमन था, ठीक। येलो कलर देखो यहाँ पे कॉमन था, इसका कोड निकल गया। ब्राउन आपका पहले में कॉमन था, उसका कोड निकल गया। बचा क्या बचा? वही आपका आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। तो 7 नहीं, कौन सा 9 बच रहा है ना? अरे 7 क्यों कह रहा हूं मैं, 9 बच रहा है, यानी 9 आंसर होना चाहिए। देखो यही है, दिमाग कहाँ है। बनाने के बाद भी गलत आंसर मार्क करना कितनी घटिया बात है। खैर चलो, हम सॉरी बोलते हैं इसके लिए। 5वां विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि यही नहीं। फिर 3 का कोड क्या बनेगा? 3 यानी 3 जो है कोड वो किस शब्द को रिप्रेजेंट करेंगे? फिर से दिमाग लगाते हैं। 3 यहाँ पे हम कोड पे चले जाएंगे, इतना ज्यादा जहमत नहीं करेंगे कि हम सबके कोड निकालें और उस तरीके से चलें। सिर्फ आप देखो 3 देख लो कहीं और प्रयोग में है, यहाँ पे इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब 3 उस शब्द का कोड है जो शब्द कहीं और नहीं है, सिर्फ इसी सेंटेंस में होगा। अब जो शब्द कहीं और, जैसे ब्राउन कहीं और है, ये पक्का 3 ब्राउन का कोड नहीं है। गुड कहीं और है क्या? गुड भी कहीं और नहीं है। द देखो यहाँ पे दे रखा है, हटा दिया हमने, कहा चलो द भी चला गया। बचा क्या? राइट देख लो, राइट कहीं और दिया हुआ है क्या? राइट कहीं और दिया हुआ, यहां दे रखा है, ये भी शब्द का कोड नहीं होगा। पक्की बात, वो किसके लिए कोड होगा? गुड के लिए होगा। यानी हमारा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर के रूप में होना चाहिए। होगा ना ऐसे ही? चलो अगले सवाल पे आ जाओ। 18वां, व्हाट इज कोड फॉर वॉल? वॉल के लिए इनमें से कोड कौन सा बनेगा? आप बोलोगे वॉल देख लेते हैं पहले, है कहाँ? पहली सेंटेंस में वॉल नहीं है, दूसरे में वॉल नहीं है, तीसरे में वॉल दे रखा है, चौथे में क्या है? वॉल नहीं है, एक ही जगह वॉल है। फिर से वही तरीका अपना कि जो शब्द ही कहीं और नहीं है उसका कोड कहीं और कैसे हो सकता है? यही दिमाग लगाएं, आंसर निकालें। देखो कैसे वॉल। अब हम इन सब में देखेंगे 1 4 6, जो जो कॉमन होगा उसको हटा देंगे। 2 देखो यहाँ पे है, ये इसका कोड नहीं हो सकता। 6 कहीं है, नहीं है। 4 कहीं पे है, हाँ है, ये भी कोड नहीं हो सकता। 1 कहीं और है, ये भी है, ये भी उसके लिए कोड नहीं है। यानी जो शब्द कहीं और नहीं, उसका कोड कहीं और नहीं होना चाहिए। और जो कोड कहीं और है वो पक्का इस शब्द का कोड नहीं है, बात पक्की है। एक ही बचता है 6, यानी आपका आंसर क्या बनना चाहिए? ऑप्शन 1 बनना चाहिए इसके लिए। बोलो, ऑप्शन 1 होना चाहिए, 6। ओके, 19वें क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोड फॉर ब्राउन? इनमें से ब्राउन के लिए कोड कौन सा बनेगा? ब्राउन कहां दे देगा बच्चा? ये यहाँ पे है और यहाँ पे, इन दोनों जगह पे है ना ब्राउन। देखो इनका कोड निकालना क्या है? जो राइट द गुड ब्राउन, राइट द वॉल ब्राउन। आप बोलोगे ऐसा है, राइट द दोनों में है, राइट द कहीं और दिया हुआ है क्या? दिया ही नहीं है। अब ब्राउन का कोड तो हमें प्रॉब्लम करने जा रहा है, यहाँ पे ब्राउन दे रखा है, इसमें खैर राइट और द में से कुछ और कॉमन नहीं, यानी ब्राउन 3 जगह पे कॉमन है, इसमें जो तीनों पे जगह पे कॉमन हो जाएगा वही नंबर हमारा कोड हो जाएगा। 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे, क्योंकि और कोई शब्द नहीं है जो तीनों में कॉमन है। तो आपने सिंपली कह दिया, ये तीनों यूज करके हमने निकाल दिया। 4 इज द राइट आंसर। सेकंड विकल्प आपका करेक्ट आंसर के रूप में हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, 20वां सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कोड फॉर यू आर लाइफ? देखो क्या लिखा हुआ, मे बी, ये ध्यान रखना, हो सकता है। इनमें से कौन सा यू आर लाइफ के लिए कोड हो सकता है? अब यू आर लाइफ कहां लिखा हुआ बच्चे? यू आर लाइफ, इसमें से कौन सा मिल सकता है आपको? यू मिल सकता है, आर कहीं मिल सकता है, पर लाइफ शब्द कहीं और नहीं मिलेगा। इसके लिए कोड हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करने का मतलब समझ रहे हो? कहीं और से यूज करना पड़ेगा। अब देखो आर कहीं, पहले एक एक का चलते हैं। आर शब्द कहीं और यूज में है? नहीं है, यानी इसका जो भी कोड होगा यूनिक होना चाहिए। इनमें से कौन सा यूनिक है? 9 हो सकता है ना? निकाल चुके हैं हाल हम पहले। 5 यहाँ पे काट दो, 7 यहाँ पे काट दो, बच्चा क्या? 9 ही बचा। तो इसका मतलब आर का कोड क्या हो जाएगा बच्चा? 9 हो जाएगा। यू का कोड देखो ऐसे, यूनिक है शब्द, इसका कोड भी यूनिक होना चाहिए। और यूनिक देखो 5 कहीं और कॉमन है, 7 भी कहीं और कॉमन है, बच्चा 8 ही कोड होगा। तो उसके लिए यू के लिए क्या हो जाएगा? 8। फिर देखो लाइफ एक ऐसा शब्द है जो बिल्कुल नया यूज हुआ है, तो इसके लिए जो भी कोड होना चाहिए वो बिल्कुल न्यू होना चाहिए, कहीं और प्रयोग में नहीं होना चाहिए। अब हम देख लेंगे 9 8 जिसमें लिखा हो, 9 8 आपके इसी विकल्प में लिखा हुआ है, और एक 0 कोड लगा हुआ है, 0 कहीं प्रयोग में भी नहीं है। आपका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर के रूप में जाएगा। सिंपल है, ये तरीका है सबसे फास्ट करने का। ठीक है, अगले सवाल पे आते, चलो ये रहा
7 people M, N, O, P, Q, R and S are sitting on a circular table and facing towards the center but not necessarily in the same order. जरूरी इसी क्रम में हो, ठीक है. O is neither neighbor of R nor S. M is second to the right of Q. N is third to the left of O. M and O are not neighbors. S is not the neighbor of M. बिल्कुल बढ़िया सिंपल इजी सवाल है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है. आपको कहीं मुश्किल लगे तो पॉसिबिलिटी दो दो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. 7 लोग बैठे हुए, 2 3 4 5 6 और 7 हमने बना लिया. लाइन से चलते हैं, एक एक करके पढ़ेंगे. पहला क्या कह रहे हैं, O is neither neighbor of R नॉर S. O R और S का पड़ोसी है नहीं. हमने चलो ये नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है, कहाँ यूज करेंगे. पहला देखो ये M is second right of Q. M किसके राइट में, सेकंड पोजीशन पे Q के, तो Q यहाँ बनाओ एक, पहला दूसरा यहाँ पे किसको लिख दो, M को लिख दो. चलो ठीक है. फिर कह रहे N is third to the left of O. N किसके लेफ्ट में, थर्ड पोजीशन पे O के. M and O are not neighbors. M किसके लिए बोल रहे, M and O, यानी M के बगल में O यहाँ नहीं रख पाओगे, O को यहाँ पे. O के लिए आपके पास ये 3 जगह ले दे के बच रही है. O से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन उसको ले भी सकते हो. कह रहे N is third left of O. O के लेफ्ट में थर्ड पोजीशन. O यहाँ रखो तो पहला दूसरा तीसरा यहाँ N रखना पॉसिबल है, बिल्कुल है. O यहाँ रखो, पहला दूसरा तीसरा यहाँ पे N नहीं रख पाओगे क्योंकि यहाँ पे M है, तो O यहाँ भी नहीं होगा. O यहाँ रखो, पहला दूसरा तीसरा यहाँ पे N रख सकते हो. खैर 2 जगह O के लिए मिल रही, एक यहाँ से एक यहाँ पे. चलो आ जाए. M and O are not neighbors. M O का पड़ोसी नहीं है. M and O are not neighbors. M O के पड़ोसी में नहीं है. S is not the neighbor of M. S किसका पड़ोसी नहीं है, M का पड़ोसी नहीं है. S यहाँ पे भी नहीं रखना. अब फिर से लाइन पे चलेंगे, फिर सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी. देखो O is neither neighbor of R nor S. O R का भी पड़ोसी नहीं है और S का भी पड़ोसी नहीं. अब S के लिए समस्या ये है, S आप यहां नहीं रख सकते, S आप यहां नहीं रख सकते. अगर आपने O यहां रखा तो इसके पड़ोस में S नहीं आएगा, ठीक है. O आप यहां रख देते हो तो इसके पड़ोस में यहाँ पे S नहीं आएगा. खैर ये संभावना बन सकती है कई सारी. और M and O are not neighbors. S is not the neighbor of M. S किसका पड़ोसी है, M का पड़ोसी नहीं है, ठीक है. N is third left of O. चलो O को यहाँ बनाते हैं, 2 ही केस है ना, पहला दूसरा तीसरा. यहाँ पे कौन आएगा, N के लिए N is third left of O. हमने बना दिया भाई. O is neither neighbor of R nor S. O किसका पड़ोसी नहीं है, R और S का पड़ोसी नहीं, यानी O के पड़ोस में यहाँ पे R और S नहीं होने चाहिए. अब R S यहाँ नहीं होंगे, S यहाँ पे नहीं होगा, ये 2 जगहों पे S नहीं होगा. S के लिए सिर्फ एक ही जगह बचती है यहाँ पे. भाई देखो S ये 2 जगह पे होगा नहीं, S यहाँ पे होना नहीं है O के पड़ोस में. S के लिए सिर्फ एक जगह आपके पास ये बच रही है. और रही बात R को लेकर, R को आप यहाँ नहीं रख पाओगे तो R को इस जगह पे रख सकते हो. एक ही व्यक्ति बच रहा है, उसको देख लीजिए. तो क्या है, N M R Q बच रहा है ना, हाँ Q हो गया. तो उसके बाद O P बच रहा है, P को यहाँ पे रख दीजिए, S बन जाएगा. यानी ये आपका सिटिंग कंप्लीट हो गया. करेक्ट है. इस तरीके से अगर आप इसको बनाते थे आराम से बन जाएगा. और मुझे लग रहा है आप लोगों ने ऐसे बनाया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है. ठीक है, चलो पहला सवाल. 4 एक समान है, N M Q O O P R N S N. N M Q O, N M Q O, फिर O P O P, सब पड़ोसी पड़ोसी हैं. देखो R N, R और N पड़ोसी नहीं है. फिर S और N, S और N भी आपके पड़ोसी, S और N भी आपके पड़ोसी है. R और N पड़ोसी नहीं है, यानी हमारा कौन सा विकल्प होना चाहिए, चौथा विकल्प आंसर के रूप में होना चाहिए. अगला सवाल देख लो. चलो, if R is in touch, R interchange his position to Q. यदि R Q से बदल ले, who is second right of R? R के दाएं दूसरे स्थान पे, R के दाएं दूसरे स्थान पे, फर्स्ट सेकंड किसके लिए बोल रहा है. यदि कौन इंटरचेंज कर ले, Q किसके साथ, R के साथ. Q यहाँ पे इसकी जगह पे R कर दो, सेकंड राइट फर्स्ट सेकंड, M बनेगा. यानी हमारा आंसर क्या बनना चाहिए, ऑप्शन 1 M होना चाहिए. करेक्ट है. अगले पे आ जाओ. Who is 4 to the right of M? M के दाएं चौथे स्थान पे. तो M के दाएं पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन है, O है. यानी हमारा आंसर क्या बनना चाहिए, थर्ड ऑप्शन O होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. Who second to the right of O? O के दाएं दूसरे स्थान पे. तो चलो O के दाएं दूसरे स्थान पे देख लेते हैं. O के दाएं पहला दूसरा कौन है, R है. यानी हमारा राइट आंसर क्या बनना चाहिए, ऐसे में R बनना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 1. और आखिरी सवाल है, व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग P? इनमें से P के रिगार्डिंग कौन सा सही है. चौथा विकल्प, P इज इमीडिएट टू द राइट ऑफ S. P S के तुरंत दाएं है, देख लेते हैं. P S के तुरंत दाएं है, बिल्कुल सही बात है, P S के तुरंत दाएं है, ये आपका सही हो जाएगा. तो ये रहा आपका आज का ST28A. किसी भी सवाल में यदि डाउट होगा कमेंट बॉक्स में नीचे आप डाल सकते हो. ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं आपने इसको एंजॉय किया होगा. आज के लिए बस इतना ही प्यारे बच्चों. दैट्स इट फॉर द डे.
थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।